देश की जाने मानी शख्सियत डॉक्टर देवेंद्र बलहरा हैं, जो अपने राजनीतिक क्रियाकलापों, सामाजिक विश्लेषणों के कारण पूरे देश भर में चर्चित है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज सपनावत कैसे आना हुआ? आज यहाँ सपनावत में ग्राम सभा और पेरेंटिंग के विषय पर एक मीटिंग थी और गांव वाले इकट्ठे हुए थे जी। 3-4 दिन की मेहनत के बाद गांव के लोग एक साथ आकर के अपने गांव की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठे होकर चर्चा करने लगे एंड इसी के विषय में हम लोग आज आए। डॉक्टर साहब, वर्तमान सरकार की जो क्रियाकलाप हैं 2014 से 24 तक के बीच की जो यात्रा है मोदी सरकार की, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? 2014 से लेके 24 क्या, अभी तो 26 आ गया है। हाँ, देखिए, शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं, अगर आप मेरा कोई फेसबुक वाला मेरा पुराना पेज उठाएंगे आप, हिंदी में एक मेरा आईडी है, मैंने उसमें 2014 में सरकार बनते ही इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने चालू किए थे और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनमें भगवा वस्त्र पहने हुए लोगों की गर्दन काटती हुई तस्वीरें, जो बकायदा एआई से बनाई गई थी उस दौर में, वो सर्कुलेट करनी चालू की और सबसे पहला हेट्रेड चालू किया लोगों में, डर और भय का माहौल बनाने के लिए। मैं क्योंकि एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पे काम करता हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि जो डर और मतलब लालच और अनिश्चितता का जो माहौल होता है वो हमारी एनर्जी को लो करता है और हमारे वाइब्रेशन को भी। अच्छा। जब हम लो वाइब्रेशन पे होते हैं तो हम कभी भी देश, समाज और परिवार और अपने बारे में सही नहीं सोच पाते जी। तो फिर हमको वैसे चलना पड़ता है जैसे कोई भेड़ है और उसे कोई हाँक रहा है या जो आगे दिखाई दे रहा है वैसा ही। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि आने वाले टाइम में इस देश में बुद्धिहीनों की एक बड़ी जमात इकट्ठी होने वाली है और उससे बचाने का रास्ता एक ही है कि आप इस प्रोपेगेंडा गैंग से जितना जल्दी छुट्टी कर लें। तो क्या वो सम्मोहन की प्रक्रिया थी? मुझे वो सम्मोहन नहीं होता, वो एनर्जी लो डाउन करने का एक प्रोसेस होता है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ये मनोवैज्ञानिक रिसर्च के परिणामों के आधार पर किए गए कार्यकलाप हैं जिनके ऊपर सीआईए बहुत लंबे समय से रिसर्च कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी रेज करने के क्या पैटर्न है, फ्रीक्वेंसी लो करने के क्या पैटर्न है, हमेशा युद्ध की फॉर्म में क्यों रहना है, हमेशा लड़ाई की फॉर्म में क्यों रहना है, क्यों आपको हमेशा हिस्ट्री में युद्ध ही पढ़ाया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन तक जाएंगे, 7वीं क्लास में युद्ध शुरू हो जाएंगे और बच्चे को केवल युद्धों के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रेम से कैसे रहे होंगे हमारे पुरखे, समाज में कैसे निश्चितता का माहौल बना होगा, किस तरह से एक साथ मिलकर अस्तित्व में जीवन संभव है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो इसमें सीआईए के जो डॉक्यूमेंट रिवील हुए थे, तो हमारे प्री फ्रंटल लोब के ऊपर और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और कैसे अपने हिसाब से चलाया जाए, ये सम्मोहन नहीं है, ये बेसिकली मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों को अपने हिसाब से भेड़ों की तरह चलाने का प्रोसेस होता है। आकर्षित करना होता है। हाँ, आकर्षित भी एक प्रोसेस कह सकते हैं, लेकिन उसमें कहे बिना ही होता है। मतलब आदमी कह नहीं रहा होता, लेकिन उसका दिमाग क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे है तो हमेशा फाइट और फ्लाइट के मोड पे रहेगा। यानी आप देखेंगे जो भी इस वक्त जिस मौजूदा सरकार की आप बात कर रहे हैं, उस सरकार के फेवर में बोलने वाला आदमी दो ही तरीके से बात करेगा, तो आक्रामक होकर बिल्कुल लड़ाई से के मोड में रहेगा और जब जवाब नहीं मिलेगा तब भाग जाएगा। तो फ्लाइट और फाइट के मोड पे रहता है। ये इसकी खासियत है लो फ्रीक्वेंसी की। जी, कंटिन्यू करते हैं, चलते जाइए। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होकर बोलने की आपकी जो शैली है पूरे देश में प्रसिद्ध है। जी, मुझे नहीं मालूम एक्चुअली, मैं तो नहीं, जनता देखती है। आपके फॉलोअर, आपके शुभचिंतक जो है वो इस चीज को ध्यान में रख रहे हैं कि हमें आने वाले समय में आप में सुभाष चंद्र बोस जैसी छवि दिखाई देती है, तो कुछ ना कुछ तो है, अट्रैक्शन है आपके प्रति भी। इसे आप किस रूप में देखते हैं? परमात्मा की कृपा है। नहीं, ये तो देखो क्या होता है जी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तब आप आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करते हो। आप जिस तरह से बातों को तथ्यात्मक रखते हैं और उन बातों को तथ्यात्मक रखते हैं, आप प्रूफ के साथ रखते हैं। सरकारों के खिलाफ जो आप खिलाफ कहें या क्या कहें, वो तो सब नीतियों पे, नीतियों पे जो है, आप जब अपने नीतियों से रूबरू कराते हैं तो वो बिल्कुल फैक्ट बैठता है और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे बीच ऐसा आया है जो हमें सरकार से होने वाले जो नुकसान है, लाभ है, उनके विषय में जागरूक कर रहा है। इसमें क्या है देवेंद्र जी, मेरा जो काम है बेसिकली,
मैंने अभी मेरे जीवन में मुझे कभी याद नहीं कि मैंने अपने लिए कभी कुछ किया हो जी। मतलब बचपन से ही मैं हमेशा साथ वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहा हूँ जी। और इस प्रोसेस में जब सही करने की जब दौड़ चालू होती है, उस सही करने की दौड़ में मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देनी शुरू हुई कि ये ऐसे हो रहा है और इसका प्रोजेक्शन ये जा रहा है, तो इनको पहले बता देते हैं कि ये ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ। जैसा कि आपने बताया था कोरोना से पहले मैंने कहीं हाँ, एक YouTube पे आपकी वीडियो देखी थी, हाँ, तो आज मिलने का सौभाग्य हुआ कई साल बाद। जी जी। तो आपने जो बताया सटीक वही एग्जैक्ट वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। अब मुझे कई लोगों ने बोला तुम रिसर्चर हो, मैंने कहा मैं नहीं। जी। बोले कि तुम टीचर हो, मैं तो टीचर हूँ, मैंने कहा। बोले नहीं तुम डॉक्टर हो, मैंने कहा मैंने वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, एलोपैथी वाला या डॉक्टरी वाला। मैं एजुकेटेड डॉक्टर हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो आप? मैंने कहा मुझे विजुअलाइज होता है जी। जब तक मैं लोगों को बता ना लूं मुझे सिर में दर्द रहता है, तो मुझे बताना मेरी मजबूरी है बेसिकली। इट इज नॉट लाइक मेरा कोई शौक नहीं है, और जब मैं बताता हूं तो मैं खुश रहता हूं। तो मुझे अपनी खुशी के लिए ये काम करना पड़ा शुरू में। यदि आपकी खुशी से समाज को भी खुशी मिल रही है, अब मुझे लगा कि उसका फायदा होगा। देखिए मैं बैठा बैठा चिल्ला रहा हूँ। मैं आपको मेरी एक वीडियो है जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हैं, लड़कियां, और मैं उनको चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि तुमको वैक्सीन नहीं लगवानी है और वो सब नहीं लगवानी है। और उसमें हुआ क्या था मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ कि क्यों इस तरह से हो रहा है, और लोग तो अपने नजरिए से देखेंगे लेकिन मैं अपना बताता हूँ। मैं जब उठा और मैंने अपनी पत्नी को बोला कि मेरे को ना ऐसा ऐसा दिख रहा है और ये सब बताना पड़ेगा मुझे किसी को, तो पहले मैं उसको बताता था। थोड़े दिन के बाद वो बोर होने लग गई मुझसे, मतलब मैं इतनी डिटेल में बताता कि मुझे दिख रहा है। बोर भी हो जाते हैं। नहीं वो नहीं होती थी, लेकिन वो तुम एक ही बात उठा के रखते हो। जी जी। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने बोला यार तेरा तो दिमाग ना हिल गया है। फिर अब मेरे को कुछ सुनने वाला बचा नहीं, तो मैं एक बार सड़क पे खड़ा होके जी। और रेडी वाले के पास वो सेम बातें दोहराने लग गया, तो मेरा सर दर्द ठीक हो गया। तो फिर मैं सड़क पे खड़ा होकर ऐसे ही चिल्लाने लग गया, कोई भी मिल जाए उसको बताने के लिए कि मेरा काम बताने का है, अंतरात्मा की आवाज को जनता तक पहुंचाने का ये भी माध्यम बढ़िया है। है। तो ये एक रास्ता था। तो वो प्रोसेस में मैं जब चला तो मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि इतना मुखर होना मतलब सही है या गलत है, लेकिन इतना मुखर होके ही बताया जा सकता है। आप डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते अगर किसी को रोकना है तो, कि उधर मत जाओ तुम्हारे लिए खतरा है। रोकने से डॉक्टर साहब मुझे बात याद आई, रोकने के लिए जनता सरकार मोर्चा का गठन किया गया? नहीं, जनता सरकार मोर्चा का गठन किया गया था बचने के लिए। अच्छा। मतलब मुझे जेल में डाल दिया गया कोरोना मास्क और वैक्सीन के विरोध के चक्कर में। बाहर आए तो घूमने लगे जितने साथी क्रांतिकारी जो उस टाइम वैक्सीन के विरोध में थे वो सारे के सारे। किसान आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था, पूरे 13 महीने रहा था। तो जरूरत महसूस हुई एक संगठन की कि एक नाम दे दिया जाए अपने इकट्ठे होने का, कि जो इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि मतलब वहां बैठे विधानसभा लोकसभा में बैठे जो गुंडे हैं उनको डर रहे कि ये भी इकट्ठे लोग हैं, समाज के लोग हैं। लोकसभा में बैठे हुए जो गुंडे हैं, हाँ, वो भी चुनकर आए हैं ना? जनता के द्वारा तो चुने गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता के द्वारा बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं आए। देखिए उनकी व्यवस्था के अनुरूप आए, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था किसे नहीं आए। तो जैसे आपका जो मोर्चा गठन हुआ है, हाँ, ये भी तो उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा भविष्य में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, क्या अंतर है यही समझिएगा। अच्छा। इस अंतर बताता हूं मैं आपको। जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हो या जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, वहां क्या होता है, वहां एक कंपनी किसी पार्टी को फंड करती है और उसके फेवर के लोगों को टिकट देने के लिए उनको मोटिवेट करती है। तो वो जो कैंडिडेट होता है वो पार्टी या कंपनी का होता है, जनता का नहीं होता है। आपका विधायक की टिकट किसको मिलेगी ये जनता तय नहीं करती है। तो आपका भी मोर्चा जो डॉक्टर साहब, अभी बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा ना, अभी बता रहा हूँ। वहां पे वो तय नहीं करती जनता, वहां तय करता है पार्टी। तो वो है पार्टी के लोग। जनता सरकार मोर्चा बना है जागरण के लिए, और क्योंकि मुझे ये मालूम है कि सामाजिक जीवन के बाद राजनीतिक जीवन में जाना मजबूरी है सामाजिक आदमी की, यदि आपको काम करना है तो। यानी क्योंकि सत्ता भी एक हिस्सा है परिवर्तन का। अब समस्या आती है कि जनता का कैंडिडेट कैसे चुना जाए। तो इसलिए हमने क्या रखा, जनता सरकार मोर्चा में हमने किसी को प्रधान ही नहीं बनाया। तो ना तो मैं सुप्रीमो हूं, ना मैं इसका कन्वीनर हूं। नहीं तो आम आदमी पार्टी जैसा हो गया ना, वहां भी शुरू में प्रधान नहीं था, संयोजक बनाए गए थे। नहीं, वहां यहाँ तो संयोजक भी नहीं है। अच्छा, यहाँ तो संयोजक भी नहीं है, यहाँ तो हिरार्की ही नहीं है। व्यवस्था कैसी चलती है? व्यवस्था ऐसे चलती है, सिसोदिया जी ने प्लान किया कि यहाँ पे कार्यक्रम है,
उसने हमको बताया, जी। हमें लगा कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक। उन्होंने बाकी लोगों को बताया, जिनको लगा होना चाहिए वो सारे साथी आ गए, अच्छा। जिनको लगा हमारे पास समय नहीं है वो नहीं आए। जो जिसको लगेगा, अब इनको मान लो कल को सोनू कहने लगे कि भैया देवेंद्र भाई मुझे ये करना है, तो करिए। यहाँ पर एक लाइन होती है हमारी हमेशा, कोई भी साथी कहता है ये काम करना है तो हम कहते हैं करिए। यहाँ पे ये नहीं होता कि मैं करूंगा, आप कर रहे हैं, क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, आप ही करेंगे। अब आप मुझे कन्विंस करिए कि मुझे आना चाहिए। जनता सरकार मोर्चा जनता का है, जनता का ही है, इसमें ना कोई किसी को शामिल कर सकता, ना कोई किसी को निकाल सकता। अच्छा। इसमें क्या होता है कि मान लो हम 10 लोग हैं, आपने या मैंने कोई गलती कर दी और मैंने समाज के हित में वो बात नहीं थी, तो जैसे मेरे अपनी टीम में मान लो एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसने हमने मना किया होता कि यार ये सब नहीं करेंगे। हमारा पर्पस क्या है, समाज के किसी भी व्यक्ति से हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को झूठ बोलकर अपने साथ लगाएंगे नहीं, ठीक, पैसों में चीट नहीं करेंगे और किसी से लेकर वापस ना देने वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, और अपना जागरण हमारा मुख्य काम है। जी, जी। बीच रास्ते कुछ और करना पड़े तो वो भी जो आदमी का आइडिया होगा उसी को लीड करना पड़ेगा, बाकी के लोग साथ देंगे। अच्छा, आप अपने संकल्प से कैसा भारत बनाना चाहते हैं? मैं अपने संकल्प से ऐसा भारत बनाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के नुकसान में सबका नुकसान होता हो, दिखता हो सबको, और एक व्यक्ति के फायदे में सबका फायदा होता हो, और जो धन है, संपदा है, समृद्धि है, वो कुछ लोगों के पास इकट्ठी ना हो, बल्कि जितनी भी हो वो सबकी हो, और सब ग्रो करें, और सब, क्योंकि इस भारत माता के बच्चे हैं, सब इस धरती माता के बेटे हैं, तो धरती पर मौजूद संसाधनों पर सबका बराबर का अधिकार है, तो सबका लाभ हो। इस तरह का भारत जिसमें कोई किसी का शोषण ना करता हो, और जिसमें कोई किसी का नौकर ना हो, और जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म पूंजीवाद से मुक्त हो, जिसमें रोटी बेटी माटी का पूरा सम्मान हो, खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था हो, और जल जंगल जमीन जानवर वहाँ के लोगों के अधिकार में हो। ठीक, तो मतलब असली राम राज्य की कल्पना को साकार करने का संकल्प है आपका। इसको आप राम राज्य कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैंने राम राज्य नहीं पढ़ा। तो ये जब सारी चीजें ये आप जो बता रहे हैं, हाँ। ये वही ग्राम सभाओं को के पुनरुत्थान की बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्राम सभाओं का जब पुनरुत्थान होगा, गांव की जनता, गांव में न्याय होगा, तो राम राज्य स्वतः है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ये मानते हैं? ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।